हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर टैब। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द अपडेटेड सिलेबस और बेस्ड अपॉन द May 2025 एग्जामिनेशन फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JIB नवंबर 2025। अब अगर आपने देखा है तो कुछ ट्रेंड्स में चेंजेस आए हैं। आज हम बात करने वाले कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में इन दिस स्पेसिफिक वीडियो, स्टार्टिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ आपका एग्जाम सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इसके अंदर कोई चेंज आया है क्या, कोई ट्रेंड बदला है, और आपके पेपर्स कितने हैं और आपको पेपर में कितना टाइम लगता है, एक पेपर का जो आपका टाइमिंग है वो कितना है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज एरियाज अराउंड विद कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें हम बात करने वाले हैं आज के इस सेशन के अंदर। एंड हमें भी बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है एज कम्पेयर टू अदर्स एज वेल। तो चलिए आज हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, आपके पास ना एक और चीज़ अवेलेबल है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिकलेक्टेड बुकलेट। रिकलेक्टेड बुकलेट का क्वेश्चंस का बेनिफिट क्या रहता है, उस बुकलेट के थ्रू ना आपको पिछले 4 पेपर्स में क्या आया हुआ है वो आपका आइडिया हो जाएगा। बिकॉज अभी देखिए, अगर आप जो लास्ट 4 पेपर्स देखेंगे, अभी रिसेंटली अभी तो आपका पेपर हुआ नहीं है फॉर द May 2025, सारी जगह पेपर नहीं हुआ, कुछ जगह हुआ है, अभी कुछ जगह रहता है। सो यू विल बी गेटिंग ऑल दोज थिंग्स फर्दर एज वेल। अब देखिए पेपर में क्या आया हुआ है क्या नहीं आया हुआ, वो समझना तो इम्पोर्टेंट है ना। और इनफैक्ट अब PYQs में से बहुत पेपर आ रहे हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हीं की रिपीटेशन बहुत आती है। तो आपके लिए जरूरी है जानना पेपर को कैसे करना है, बेस्ड अपॉन व्हाट the particular questions were there in the previous examination. For all that, what you can do is, यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है that will drive you directly to our website. वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी PYQ बुकलेट फॉर एब्सोल्युटली फ्री, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड आपका पेपर किस तरह का आता है और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए हम बात करते हैं इस चीज की थोड़ी डिटेल के अंदर। आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या आता है, देखिए आपके एग्जामिनेशन में ना JIB के अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं। IE and IFS, that is your first paper. Second paper is your PPP. Third paper is your AFM and last paper is your RBWM. जैसे सबसे पहला क्या आता है, आई एंड IFS इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सेकंड आपका PPP है यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। थर्ड पेपर आपका आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। और फोर्थ पेपर है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। और अगर आप देख रहे हैं तो इन पेपर्स के अंदर कितने कितने चैप्टर्स है, आई एंड IFS के अंदर आपके पास 45 चैप्टर्स हैं। PPP सबसे लंबा है, उसमें अराउंड 55 चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपके पास AFM में 35 चैप्टर्स है, और सबसे छोटा सब्जेक्ट आपका इन टर्म्स ऑफ चैप्टर्स आ जाता है RBWM विद 30 चैप्टर्स। सो ओवरऑल PPP का सबसे बड़ी बुक है, इसकी मोटी भी बहुत है। और देन RBWM इज वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, सबसे कम सिलेबस है, सबसे स्कोरिंग है। बट हेयर्स द पॉइंट, इस बार पेपर में क्या हुआ था, उन्होंने RBWM का पेपर बहुत टफ डाला था। तो AFM और RBWM में इस बार की जो अभी तक रिव्यूज आए हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बैंकर्स कह रहे हैं कि ये दो एग्जामिनेशन ना उनके थोड़े टफर साइड पर गए, जबकि आई एंड IFS और PPP वर मॉडरेट लेवल। ठीक है, PPP तो हर बार थोड़ा डिफिकल्ट लगता ही है, और उसका रीजन है कि इसका सिलेबस ही बहुत एक्सटेंसिव है। सो आई बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स, बट पहले समझते हैं इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है। आपके पेपर के पैटर्न के अंदर आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, और आपके पास इसके लिए 2 आवर्स होते हैं। तो 2 आवर्स है मतलब आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे रफली। ऐसा नहीं है कि ये सेम होता है, बट इसी पैटर्न पर चलता हुआ पेपर आ रहा है अभी तो। 50 क्वेश्चंस आएंगे आपको 0.5 यानी हाफ मार्क के, 25 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, और 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास 2 मार्क्स के। दिस गिव्स यू द स्पेसिफिक आइडिया कि आपके लिए कौन कौन से एरियाज है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स है आपके पास, कितने कितने चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल दो स्पेसिफिक एरियाज दैट विल बी नोइंग थ्रू दिस। ठीक है, देन आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, दैट इज योर आपका पासिंग क्राइटेरिया क्या है एग्जामिनेशन का। आपका पासिंग क्राइटेरिया फॉर द एग्जामिनेशन इज यू नीड टू स्कोर 50 आउट ऑफ 100 मिनिमम ईच सब्जेक्ट के अंदर। और अगर आप सारे पेपर्स एक साथ दे रहे हैं, तब आपके पास आपको मिनिमम हर एक सब्जेक्ट में 45 लेना है, लेकिन आपका टोटल यानी 400 में से आपका मिनिमम एग्रीगेट 200 बनना चाहिए। किसी एक में 45 आ गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हर एक में 45 हुए तो आपका टोटल नहीं बन रहा है ना। तो देयर मस्ट बी अ फ्यू पेपर्स जिनको मैं कह सकती हूँ हीरो पेपर, वो पेपर जो आपके बाकी पेपर्स को निकलवा देता है। दैट शुड बी डेफिनेटली देयर इन वन सिंगल अटेम्प्ट। और आपके ये होता है कि अगर आपके जो अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर कर जाते तो आपको रिटेन करने का अलाउड है द क्रेडिट्स फॉर द सब्जेक्ट दे हैव पास इन एन अटेम्प्ट टिल द एक्सपायरी। अगर आप किसी एग्जामिनेशन में 50 से ऊपर चले गए, आपने वो पास कर लिया है, उसके बाद आपको बचे हुए एग्जाम्स देने हैं।
टाइम लिमिट में आपके पास टोटल 5 अटेम्प्ट्स होते हैं या फिर 3 साल, विच एवर इज अर्लियर, उसके हिसाब से चलता है। और आपको कैंडिडेट्स को ये चीज होती है कि आपको क्रेडिट्स अवेलेबल है, लेकिन इसके बाद आपको दोबारा से री एनरोल करना पड़ जाएगा। री एनरोल मतलब जो भी आपको बेनिफिट पिछले वाले सब्जेक्ट, पिछले वाले एग्जामिनेशंस में क्लियर करके मिला है, वो आपका सब खत्म हो जाएगा। सो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, सो दैट यू गेट द पर्टिकुलर थिंग। इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन नॉर्मली जो है 12th स्टैंडर्ड अबव लोग जो हैं वो इसके लिए कर सकते हैं। क्लरिकल लेवल पर देयर आर सर्टेन एग्जेम्पशंस एज वेल फॉर द पीपल जो 12th पास नहीं है, उनको उसके लिए कुछ स्पेसिफिक परमिशन चाहिए होती है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पर आ जाता है, बट अदरवाइज ऑफिसर्स वगैरह सबके लिए तो वो है ही। सो ये रहा आपका, कैंडिडेट्स को 12th पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी वाइज। और जो द इंस्टीट्यूट में हाउएवर एट इट्स डिस्क्रिप्शन, अब ये इंस्टीट्यूट पर है कि आपको क्लरिकल या सुपरवाइजरी स्टाफ जो 12th पास नहीं है उनको आपने ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन इनको अलाउ किया जा सकता है। सबॉर्डिनेट स्टाफ जो है वो आपके पास में, सबके पास में यही आता है कि 12th पास मिनिमम होना चाहिए फॉर गिविंग दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। अब इससे पहले आगे जाए, एक और भी इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है ना, किसकी आपको इंक्रीमेंट्स मिलते हैं क्या? डेफिनेटली आपको इसके इंक्रीमेंट्स मिलते हैं फॉर बोथ द ऑफिसर लेवल एज वेल एज योर जो आपका सुपरवाइजरी या फिर आप क्लरिकल लेवल बात करते हैं, हर लेवल के लिए आपके पास इसमें आपके पास में फायदे तो हैं, क्योंकि आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, और मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा आपको आपके करियर में भी बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाती हैं जो पहले नहीं खुली होती हैं, है ना। तो इसके लिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। Now we'll be talking about the topics or the subjects which are there in your examination. As I told you, सबसे लंबा आपके पास पीपीबी है, और उसके बाद आता है आपका आईई एंड आईएफएस। इस बार का पेपर नंबर 1 इज योर आईई एंड आईएफएस। दिस पेपर वाज मोर और लेस, इस बार जो कहा जा रहा है, इट वाज बेसिकली समथिंग जो पीवाईक्यू बेस्ड बहुत ज्यादा था। अगेन जहां पर हम बात करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस वाज समथिंग जो आपका पीवाईक्यूज बेस्ड आया था इस बार का, और इसके ना इसका मॉड्यूल डी जो है वो बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो मॉड्यूल्स है एबीसी उनमें से वेरी करता रहता है कि पेपर में से कैसे और क्या आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे इसमें अपडेट्स क्या आ जाती हैं, जो भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक किसी जो पॉइंट ऑफ टाइम पर स्कीम्स के अंदर कोई चेंजेस आते हैं, कुछ आते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके मॉड्यूल ए इज ऑल अबाउट इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, जहां पर आपके पास ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, आपके सेक्टर्स क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग आपके पास है, इसमें एमएसएमईज के बारे में आपको है, देन ग्लोबलाइजेशन इज देयर, देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हम लेकर आते हैं वो आया, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई, देन यू हैव फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यू कैन सी आपका जो फर्स्ट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, आई इन आईएफएस के अंदर ना इकोनॉमिक्स के बेसिक्स भी हैं और उसके फर्दर भी है, एडवांसमेंट्स भी आपको देखने को मिल रही है। आईएमएफ के बारे में आपने पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ना है, देन क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इश्यूज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, वो सारा आपके पास आ जाता है। मॉड्यूल बी में आपके पास आ जाता है द एरिया ऑफ इकोनॉमीज कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द बैंकिंग। अब सेकंड वाला आपका बैंकिंग की तरफ चला जाता है, तो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमीज कितने टाइप की होती है, सप्लाई एंड डिमांड, ये आपका बेसिक ऑफ इकोनॉमीज है। देन मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, इनमें से कुछ भी आता है, क्योंकि ये ना टॉपिक्स छोटे छोटे हैं और इनके ना स्कोरिंग है, मतलब इनमें हाफ मार्कर के आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं। बिजनेस साइकिल्स, ये आपका बेस बनता है, दिस पर्टिकुलर चैप्टर लाइज ऑन द बेस, क्योंकि आपको इकोनॉमी ना डिकोड करने में मदद ये करता है। देन मॉनेटरी पॉलिसीज एंड फिस्कल पॉलिसीज, दीज आर सब्जेक्टेड टू चेंजेस एवरी सिंगल टाइम, तो इसके अंदर कोई भी अपडेट्स होते हैं दैट शुड बी कवर्ड। देन आपके पास नेशनल अकाउंट्स, जीडीपी का कॉन्सेप्ट, यूनियन बजट, बजट चेंजेस एवरी सिंगल ईयर, तो फिर आपके जो बजट्स में जो माइनर मेजर चेंजेस आते हैं दैट इज सपोज टू बी कवर्ड, है ना, क्योंकि वो चेंजेस आते रहते हैं। देन आपके पास में इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर है, देन कम्स आपका बैंकिंग के लॉज, आपके इसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में पढ़ना है आपको, आरबीआई के बारे में पढ़ना है, देन एनबीएफसीज के बारे में पढ़ना है, यू हैव माइक्रो फाइनेंस, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, जितने भी मेजर पिलर्स हैं हमारी इकोनॉमी के वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं। एंड यू ऑल्सो कवर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड रेगुलेटर्स एंड देयर रूल्स, सो यू ऑल्सो कवर द रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर, वो भी इसमें कवर हो जाता है। देन यू हैव द मर्चेंट बैंकर्स, इसके अंदर आपके पास ट्रेड्स भी कवर है, आई थिंक दिस वाज कवर्ड इन द एग्जामिनेशन एज वेल, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये पेपर में आता भी है, और सिर्फ यहाँ नहीं है, ये आपको एएफएम में भी पढ़ने को मिलेगा। फैक्टरिंग, फोरफीटिंग,
ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंटिंग डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये पेपर में भी आपके ना पीवीक्यूज में भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये लीज, वेंचर कैपिटल, ये तो आपको आगे कई और सब्जेक्ट्स में आता है। सो दिस पर्टिकुलर एरिया इज क्वाइट इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये आपका ना फाइनेंशियल सिस्टम का जो आपका पूरा पॉइंट है ना, ये आपको आगे भी आपके कई सब्जेक्ट्स में मदद करेगा। देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स, ये आपको आज पता होना चाहिए बिकॉज येस यू कैन ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्टिंग ना। Then you have the area of pension products, para banking and financial services. एक important area आपका REIT and InvIT भी है, that is real estate investments trust and infrastructure investment trust. इनको बने ज़्यादा समय नहीं हुआ, these are quite latest in terms of the working, not very latest, I won't say ये 1 साल 2 साल पहले बना है, इसको हो गया अभी 3 4 साल से ऊपर, बट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी को ना अब ट्रांजिशन की तरफ लेकर जाने में। क्योंकि लोग नॉर्मली रियल एस्टेट में पैसा खुद से इंडिविजुअली में कितना डालूंगी, आई कैन नॉट स्पेयर 1 crore 2 crore फॉर जस्ट अ प्लॉट, बट येस विद फ्यू मोर पीपल आई कैन बाय समथिंग। तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इनके थ्रू मिल जाता है। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं वैसे ही आप इसमें डालते हैं, बट ये ऑर्गेनाइजेशन इस रियल एस्टेट में पैसा डालती है और वहां से कमाकर आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको पैसा देती है। So this is quite interesting. Then you have module D. This lays down the foundation for AFM, BFM as well as AFM is in your JIB. BFM में भी आपको हेल्प करता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपको आएगा बिजनेस। जब BFM इज बेसिकली समथिंग जहाँ पर ना आप जो पढ़ोगे CIB के अंदर, ठीक है। देन आपके पास BFM के बाद आता है ABFM, एडवांस्ड दैट इज बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये हमारे पास आ जाता है हमारे पास ये दो सब्जेक्ट CIB के अंदर आते हैं। इसके अंदर भी ना हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि इसके बेस पर आपका पूरा तैयार हो जाता है कि एग्जैक्टली आपने पढ़ना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। तो दिस इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब आपने एक बार पढ़ लिया तो आप ये सोचिए ये दो सब्जेक्ट्स तो आपके बेस बन जाएंगे इन योर CIIB इस सब्जेक्ट के थ्रू, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर के से ही आपका AFM में भी हेल्प हो जाती है। AFM इज इन योर दिस JIB सिलेबस इटसेल्फ। अब यहाँ पर आपके पास फिक्स्ड इनकम मार्केट्स है, डेट और बॉन्ड मार्केट है। इसमें लोग नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं बिकॉज ये आपको श्योरिटी वाला पैसा देता है। तो वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज यू डू वांट टू गो फॉर रिस्क, वो सारा आपको यहाँ पर मिलता है। फेमा आपका यहाँ पर आता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ओवरऑल सिक्योरिटी मार्केट हमारी चलती कैसे है, ठीक है। तो ये उसकी वेराइटी, उसकी फंक्शनिंग, उसको बहुत अच्छे से कवर करता है एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। देन आपके पास आ जाता है PPB। PPB में हमारे पास क्या क्या है, यू आर इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ना एनीबडी हु हैज प्रिपेयर्ड फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन एज वेल, कई बार बहुत बार बैंकिंग में लोग RBI और बाकी सब पेपर्स के लिए भी प्रिपरेशन करते हैं। दिस हेल्प्स यू टू गेट अ बेटर इंसाइट ऑफ द बैंकिंग सिनेरियो ऑल टुगेदर। सब्जेक्ट विच इज क्वाइट एक्सटेंसिव, 55 चैप्टर्स, लंबा है, पढ़ने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है और कुछ इसके टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है एज कम्पेयर टू अदर्स। So you have to pay very much I would say interest as well as आपको उसको देखकर चलना है in terms of मॉड्यूल A प्लस मॉड्यूल B जो है इसका सुपर इम्पोर्टेंट है। दिस इज समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस है, बैंकर ये आपका मॉड्यूल A जो पूरा है, इसमें आपके पास KYCs हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ KYC है। KYC हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नाउ, इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत बढ़ चुकी है। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट ओपनिंग कैसे होती है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ हैंडलिंग, क्लियरिंग, कलेक्शन, वो सारे आएंगे। देन बैंकर स्पेशल रिलेशनशिप है, देन फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस है, देन ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ NRI बिजनेस है, देन आपके पास आ जाता है फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेजिडेंट्स एंड अदर एस्पेक्ट्स आएगा, कैश मैनेजमेंट सर्विसेज है, यू हैव पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये आपको समझ में आता है। वैसे तो ये वाला पोर्शन ना काफी हद तक आपको अपनी बैंकिंग में भी देखने को मिलती है, तो ये आपको ना आपके बैंकिंग के काम को ही और ज्यादा तैयार कर देता है। then you have responsibility for paying the bank, responsibility for collecting bank, ancillary services। देन यहाँ पर आपके पास दो बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन RTI यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाता है।
देन आपको ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बैंकर एंड कस्टमर राइट्स, दिस इज व्हाट दिस विल हेल्प यू इन अ रेगुलर वर्किंग एज वेल. देन आपके पास ओम्बड्समैन स्कीम के बारे में भी पूरा आपको पढ़ने का मौका मिल जाता है. सो आई थिंक पीपीबी रियली हेल्प्स यू टू जेल इन द बैंकिंग सिस्टम ऑल टुगेदर. Financial inclusion and financial literacy, which plays a very important role in the market today. ठीक है. मॉड्यूल बी में आपके पास फंक्शंस ऑफ बैंक्स कवर्ड है. आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. ये तो आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि बैंक्स के लिए सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आती है. आपके लोन्स किस तरह से वर्क करते हैं ये वो आएगा. कोलेट्रल इसमें आपका किस तरह से चलता है. सो दिस इज वन पर्टिकुलर एरिया. मॉड्यूल ए और बी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस पर्पज. यू हैव द एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडेमनिटी, गारंटी, बैंक गारंटी, आप इन सब चीज़ों की डिटेल पढ़ पाते हैं. देन लेटर ऑफ क्रेडिट आपके पास आता है. डेफर्ड पेमेंट गारंटी है. देन प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस है. देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स, ये आपके पास में आ जाता है. द फाइनेंस टू एमएफआईज, को लेंडिंग, अरेंजमेंट्स विद एनबीएफसीज, इन सब में आप किस तरह से चलते हैं. एमएसएमईज को किस तरह से वर्किंग चलती है. गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, अब इनमें चेंजेस आते रहते हैं तो इसके लिए आपके इंपॉर्टेंट है दैट यू गो थ्रू द अपडेटेड एरियाज कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, लिमिट्स में क्या क्या कुछ बदला है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर और बाकी सब में. इसके लिए वो अपडेट आपको पढ़ते रहना पड़ता है. सो दिस इज वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स यू टू बी अपडेटेड फॉर अदर थिंग्स. ठीक है. बुक में अपडेट्स नहीं होते हैं, उसके बाद आपको ये सब कुछ वहां से जरूर पढ़ना पड़ेगा. देन बैंकिंग की जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपका ईएफटी सिस्टम है, एनपीसीआई है. देन योर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आपको पढ़ने को मिलता है इन योर मॉड्यूल से. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको ना बहुत सी चीजें सिखा देता है जो चीज बैंकिंग के सेक्टर में चल रही है. सो पीपीबी इज वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आपको ना तैयार करता है और बहुत सारी चीजों के लिए. ठीक है. देन यू हैव द स्पेसिफिक एरिया ऑफ ई आर यू पी आई. देन यू हैव द ट्रेंड्स इन द बैंकिंग. रेगटेक है, सबटेक है. देन यू हैव द हैशटैग बैंकिंग. फिनटेक आपको पूरा पढ़ने को मौका मिल जाता है. दिस इज वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो आरबीआई के लिए जो बैंकर्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं कई बार उनको भी इसमें बड़ी बेनिफिशियल हो जाता है. सो एनीबडी आप अपनी बैंकिंग के अंदर ही रहकर कुछ करना चाहते हैं या आप अपने लिए और एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देखते हैं तो पीपीबी तो नहीं छोड़ना उस हिसाब से. मॉड्यूल डी आपके पास स्कोरिंग है क्योंकि ये सबसे इजी है मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी. एथिक्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है. एथिक्स आ जाएंगे, इंडिविजुअल लेवल के एथिक्स आ जाएंगे. एथिक्स के डायमेंशंस हैं यानी एम्प्लॉयज को वर्क प्लेस के और वर्क एथिक्स भी के सारे यहाँ पे कवर होते हैं और बैंकिंग के एथिक्स भी आपको यहाँ पर कवर होते हुए मिलेंगे. देन इन टर्म्स ऑफ एएफएम, ये है आपका पेपर नंबर 3. इसमें अराउंड 35 चैप्टर्स हैं. अब इसमें क्या है, इसमें न्यूमेरिकल भी है, इसमें थ्योरी भी है. ठीक है. आपको दोनों के लिए तैयार है ना. इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स वाले एरियाज हैं. इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी विच इज़ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि इनसे बहुत पेपर बनता है. तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पेपर में क्या करना है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है. सो ये आपके पास एक डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आ जाता है. चलिए. अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है. हमारे पास अगर मैं मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी की बात करूं, मॉड्यूल ए कंसिस्ट ऑफ अराउंड 11 चैप्टर्स. आई एम बेसिकली फैकल्टी ऑफ एएफएम इटसेल्फ. तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मॉड्यूल ए सुपर इंपॉर्टेंट है. इसमें कुछ एक चैप्टर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम द एरिया ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर. ये न्यूमेरिकल चैप्टर है. ठीक है. ये जो फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स है इनसे थ्योरी क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके. वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आता है इसमें से. सो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है. इसका तो कोई भी चैप्टर मैं नहीं बोलूंगी आपको छोड़ना चाहिए. और कभी भी ना कोई कहे ना कि अच्छा ये वाला पूरा मॉड्यूल ही छोड़ दीजिए, कभी मत सुनिएगा. 20 to 25 मार्क्स के आपके और एवरेज जो अनइम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स भी है ना उसमें भी 20 नंबर आएगा. जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है उसमें 25 to 28 तक पहुंच जाएगा आपका इंपॉर्टेंट एरिया. सो नेवर ट्राई टू लीव एनी स्पेसिफिक मॉड्यूल ऑल टुगेदर बिकॉज वो आपको खराब करेगा रादर देन सेविंग यू इन द एग्जामिनेशन. सो मॉड्यूल ए इज ऑल अबाउट द एरिया ऑफ आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, एएस कौन कौन से हैं, ये पेपर में आता है टॉपिक. ये बहुत बार रिपीट हुआ है. सेम चीज आपके साथ बेसिक अकाउंटेंसी, इसमें भी रेपिटेशन होती है. देन मेंटेनेंस ऑफ, इसमें भी आपके रेपिटेशन आती है. बेसिक्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ
कैश और सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर, इसमें से बहुत रिपीटेशन होती है। देन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स, इट्स अ थ्योरी चैप्टर प्लस प्रैक्टिकल एज वेल, इसके प्रैक्टिकल भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। ट्रायल बैलेंस का भी प्रैक्टिकल है, ये भी पेपर में पूछा जाता है। सो मॉड्यूल ए में तो आई वुड से बैक टू बैक सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि कुछ चैप्टर्स हैं इनको तो आपको छोड़ना है ही नहीं, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी और नॉर्मल भी। देन आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों बनाते हैं। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज है, ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले पीछे सारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारे पास बैंक ऑडिट है, बैंक ऑफिस फंक्शंस है, बैक ऑफिस फंक्शंस आ जाते हैं। देन अपने पास छोटा सा मॉड्यूल आता है, मॉड्यूल ए बड़ा है, मॉड्यूल बी छोटा सा है। और मॉड्यूल बी के अंदर भी ना कुछ चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे कंपनी अकाउंट्स 1, कंपनी अकाउंट्स 2 एंड बैंकिंग कंपनी। ये आपके एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चैप्टर्स में से ज्यादा पेपर बनकर आता है। बैलेंस शीट इक्वेशन एक बहुत सिंपल और प्यारा सा चैप्टर है, इसमें से हाफ मार्कर टू 1 मार्कर क्वेश्चन बनाते हैं, और कैश फ्लो फंड फ्लो में से ज्यादातर यही पूछा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि इस पेपर के ना ट्रेंड में अगर आप देखेंगे ना, आपको न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे, आपको थ्योरी भी दिखेगी, और दोनों में बैलेंस आता हुआ भी दिखेगा। देन मॉड्यूल सी, मैंने अभी आपको बताया, ये पेपर में हर बार आता है और अच्छे खासे मार्क्स का आता है, और दिस इज मोर टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल साइड। तो जिसको भी डर लगता है न्यूमेरिकल से, उसको पहले बैठकर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए ये वाला टॉपिक, क्योंकि इनको पढ़ने में टाइम लगता है। तो यू डू सम थ्योरी ताकि आपको एक बेस बन जाए, और आप न्यूमेरिकल्स पेपर से तो बहुत पहले शुरू करते ताकि आप इनके फॉर्मूलाज को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर कंफर्टेबल हो जाए। ठीक है, यू हैव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, ये आपको प्रमोशन पेपर में भी मिलेगा, ये आपको सीसीपी के पेपर में भी मिलेगा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, देन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज, ये SICI वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सो स्कोरिंग है। YTM आपको हेल्प करता है इन योर बॉन्ड्स वाला एरिया, तो बॉन्ड वैल्यूएशन में आपको हेल्पफुल है। फॉरेक्स अरिथमेटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ना तैयार करता है CIB के लिए भी। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स एंड टर्म लोन्स, ये दो सुपर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनमें से पिछले कुछ टाइम में से अच्छा खासा पेपर रिपीटिशन पर आता है। देन लीजिंग, ये आपको पेपर में नॉर्मली कई बार 3 मार्कर 2 मार्कर के हिसाब से इसमें से थ्योरी बनकर आती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सुपर इंपॉर्टेंट, इसकी बेनिफिट आपको समझ में आएगा इफ यू गो थ्रू द एरिया ऑफ PPB, यू विल गो थ्रू AFM ना, ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। इसमें टंडन कमेटी के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। देन इज डेरिवेटिव्स, ये आपको तैयार करता है आपके ABFM के लिए भी और BFM के लिए भी। So this is super important when it comes to your studies. Module D is again something जहाँ पर ना आपके subject to changes होगा आपसे, क्योंकि इनकम टैक्स में काफी समय से कुछ चेंजेस आए हैं, GST में भी चेंजेस आए हैं, TDS और डेफर्ड टैक्स के अंदर कुछ कुछ चीजें ऐड हुई हैं। फिर आपके पास आता है स्टैटिक स्कोरिंग एरिया, ये स्टैटिक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो जैसे कॉस्टिंग का मेथड है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, मार्जिनल आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये 2-3 चैप्टर्स हैं जो आप, मैं कहूंगी कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं, क्योंकि ये पेपर में हमेशा आते हैं। हर एक मॉड्यूल से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो दूसरों से स्लाइटली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसकी प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है। देन आता है आपका एक ऐसा पेपर जिसकी जेन्युइनली कही जाए तो पेपर ना बहुत ज्यादा आपका जो पेपर की अगर बात करते हैं तो दिस इज समथिंग जहां पर ना आपके पास में स्कोरिंग का बहुत एरिया, क्योंकि सब्जेक्ट छोटा सा है। बट इसकी प्रॉब्लम क्या हुई है, इस बार का पेपर जो मई का पेपर अभी आया था, क्योंकि सारी जगह तो नहीं हुआ, लेकिन यस इस पेपर के अंदर क्या हुआ है कि इस बार का पेपर ये थोड़ा टफर साइड पर था रादर देन ऑन द सिंपलर साइड। इसका मॉड्यूल ए इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिटेल बैंकिंग का बेस है, बैंकिंग ऑपरेशंस है, रिटेल बैंकिंग के कॉन्सेप्ट्स है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देन इसमें चेंज होता रहता है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कम है। देन आपके पास रिटेल प्रोडक्ट्स एंड रिकवरी आपका एक इम्पॉर्टेंट एरिया आ जाता है, जहां पर आप ना पढ़ते हैं ये रोल ऑफ AI टेक्नोलॉजी भी रिसेंटली आपके पास आया है। देन यू हैव द सिक्योरिटाइजेशन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्रेडिट स्कोरिंग एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। देन रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स हैं, रिटेल्ड एसेट्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी, ये आपको नॉलेज होना आपके लिए बेनिफिशियल है फ्रॉम द बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देन इज योर सपोर्ट सर्विसेज यहाँ पर आती हैं। इसके सारे सब्जेक्ट्स में से ना इसके डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट छोटा सा है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है।
अब आप इसको तसल्ली से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत मदद करेगा। इसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, मार्केटिंग का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, देन आपके पास डिलीवरी चैनल्स, इट्स मॉडल्स, देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर योर एग्जामिनेशन। देन मॉड्यूल डी इसका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से ना टैक्स प्लानिंग वगैरह ये सब आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये अभी इसमें जो चेंजेस आए हैं वो भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान रखना है क्योंकि टैक्सेशन में भी रिसेंटली चेंजेस आए हैं ना, और बुक हमारी पुरानी बनी हुई है, तो इसको आपको इनकलकेट करके चलना है जो भी लेटेस्ट चेंजेस आए हैं। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एज वेल एज द टॉपिक्स दैट यू आर सपोज टू कवर फॉर योर एग्जामिनेशन। सो इनके अंदर से जितना आप डिटेल में पढ़ते हैं वो उतना ही आपको ज़्यादा मदद करता है फॉर योर प्रिपरेशन। सो ये वाले टॉपिक्स अच्छे से पढ़िएगा, दिस आर सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू फील दैट यू वांट सम मेंटोर, क्योंकि कई बार ना खुद से पढ़ाई ना अच्छे से नहीं होती, हो जाती है, बट हम डिटेल जो चाहते हैं ना, हम रेगुलरिटी जो चाहते हैं वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती, एंड व्हेन यू कांट रीच आउट टू दैट लेवल ऑफ योर एफिशिएंसी, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली टेक अप द एक्सटर्नल हेल्प। फॉर एक्सटर्नल हेल्प व्हाट यू नीड टू डू इज गो थ्रू आवर वेबसाइट। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पूरा डिटेल। जैसे देखिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ना, दैट इज edutap.in, वहाँ पर जाएंगे तो यू विल फाइंड हमारे कैप्सूल कोर्सेज है, हमारे पास में सुपर क्रैश कोर्सेज है। लेट्स मूव ऑन टू द 2025 का डिटेल वाला एरिया। देखिए हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। इफ़ यू विल गो थ्रू दिस एरिया तो आपके पास ना यहाँ पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी हैं, बट जो पहली बार पेपर देने जा रहे हैं उनके पास कॉम्बो भी अवेलेबल है। आप क्या कर सकते हैं, हमारा ना सुपर क्रैश कोर्सेज आ रहे हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट फॉर द नवंबर एग्जामिनेशन, और उसके साथ में ना आपको क्रैश कोर्स के साथ में, दिस इज फॉर नवंबर 2025, आप देख सकते हैं चारों सब्जेक्ट्स इसमें कवर होते हैं। लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, सॉल्ड पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, और फुल लेंथ लंबे लंबे टेस्ट भी हैं एज पर द एग्जामिनेशन। मतलब 2 आवर का टेस्ट मिलेगा आपको हर सब्जेक्ट का, तो वो आपको हेल्प करता है पूरे पूरे सब्जेक्ट को समझने में। और इसके अलावा आपके पास क्या आ जाता है, इफ यू विल गो थ्रू द मास्टर कोर्स। मास्टर कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि ये जेआईबी और सीआईबी दोनों का है, और इसकी वैलिडिटी 18 मंथ्स की है, तो आपको ये पहले जेआईबी प्रिपेयर कर लीजिए इसी के थ्रू, फिर सीआईबी प्रिपेयर कर लिए, ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है, इन योर प्रिपरेशन। सो यू हैव गॉट, सिर्फ जेआईबी का भी मास्टर कोर्स अवेलेबल है, तो आप उसको भी परस्यू कर सकते हैं। तो सिर्फ जेआईबी पढ़ना है या उसके क्रैश कोर्सेज में जाना है। मास्टर कोर्स और क्रैश कोर्स में फ़र्क क्या है, क्रैश कोर्स में लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर होते हुए दिखेंगे। मास्टर कोर्स में हर टॉपिक रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको अवेलेबल है, और पेपर के बिल्कुल पास में यू विल ऑल्सो गेट द लाइव क्लासेस। अब इसका ये फ़ायदा है कि आपको हर एक टॉपिक छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको हेल्प हो सके आपकी पढ़ाई के अंदर। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप उस टॉपिक को डिटेल में जल्दी से पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। So this is where you will find it. All you need to do is use the specific codes to get the maximum discounts. So everyone buck up and start preparing for your JIB right away. Thank you.